तो हेलो आप सभी लोगों का स्वागत है क्राइम तक के तमाम परिवार के सदस्यों का। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। आ, कई लोगों ने, मैं हमेशा ये बताता हूँ कि जो कहानी फरमाइश आती है मेरी अपनी जो है, सोचता हूँ जो सुनाऊँ उसको फिर पीछे छोड़ देता हूँ। कोशिश करता हूँ आप लोगों की ख्वाहिश ज़्यादा पूरी करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पूरी करूँ। तो बहुत टाइम से कुछ लोग मेल लिख लिख कर लखनऊ के गेस्ट हाउस कांड की कहानी सुनने की फरमाइश कर रहे थे। इसको लखनऊ गेस्ट हाउस कांड भी कहते हैं और ये मायावती के साथ हुआ एक ऐसा हादसा था जो कुछ चीज़ें अच्छी रहीं ज़िंदगी में, जिसकी वजह से ये सिर्फ एक बड़ा हादसा होने से ये बच गया था मामला। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट ये स्टोरी है इसलिए कि मैं बिल्कुल हार्डकोर क्राइम की कहानियाँ सुनाता हूँ इसमें, लेकिन क्राइम भी है पर साथ में पॉलिटिक्स भी है। और दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ कि क्राइम और पॉलिटिक्स का बहुत पहले से ही चोली दामन का साथ रहा है। पॉलिटिक्स की दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े क्राइम हुए हैं। कुछ क्राइम हम लोगों के सामने आए, कुछ का खुलासा हुआ, बहुत सारे आज तक राज रहस्य ही बने हुए हैं। तो पॉलिटिक्स और क्राइम दोनों एक दूसरे से आप अलग नहीं कर सकते, ख़ास तौर पर आज के इस मौजूदा दौर में जहाँ सत्ता और पावर के लिए लोग एक दूसरे को मार भी सकते हैं। और ये पहले से ही चला रहा। जब राजशाही हुआ करती थी, राजा रजवाड़े का दौर था, तब भी कुर्सी पाने के लिए कत्ल हुए, तमाम खून खराबा हुआ। तो वो सिलसिला आज भी है, चाहे आप डेमोक्रेसी में जी रहे हों या फिर डिक्टेटरशिप में जी रहे हों या फिर राजशाही में जी रहे हों। राजनीति जहाँ आती है, सत्ता या पावर जहाँ आता है, तो कहीं ना कहीं बेईमानी और थोड़ा सा क्राइम भी आता है। तो ये जो कहानी है लखनऊ गेस्ट हाउस कांड की, ये एक्चुअली इसके जड़ में सत्ता की भूख है, कुर्सी खोने का डर है, पावर जाने का खौफ है। और इस कहानी के मैं असली इंसिडेंट पे आऊँ उससे पहले थोड़ा सा आपको पीछे की चीज़ें बताना ज़रूरी है ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। 1992 में 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद देश में एक अजीब तरह का माहौल पैदा हो गया था। उसके बाद दंगे भी हुए और एक तरह से राजनीति ने भी नई करवट ली थी और तब बड़ी सीधी सीधी हिंदू और मुस्लिम लकीर तक खिंच गई थी इस देश में, जो बड़ा अफसोसनाक था। तो उसी दौरान में जो पॉलिटिकल पूरा एक गेम था वो भी चेंज हुआ और अलग अलग राज्यों में उसी हिसाब से उस वक्त के मूड और माहौल को देखते हुए गठबंधन हुए। जो दुश्मन दो पार्टियां हुआ करती थी वो दोस्ती की, जो दोस्त थे वो दुश्मन हुए। तो इसका असर यूपी में भी पड़ा। 6 दिसंबर 1992 के बाद यूपी में अचानक एक 93 में वहाँ चुनाव होना था, विधानसभा का चुनाव ड्यू था और ये दिसंबर में हुआ 6 दिसंबर को। तो उसके बस कुछ ही महीनों के बाद चुनाव था, अगले 2-4 महीने में। तो एक तरह से एक लहर चल रही थी राम जन्मभूमि विवाद को लेकर, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर, और देश में एक अजीब सा नफरत का भी माहौल था। तो और उस वक्त ये था कि कुछ कट्टर ताकतें वो भी एकजुट हो रही थी और उन ताकतों को रोकने के लिए दूसरी कट्टर ताकतें वो भी एकजुट हो रहे थे। तो सत्ता पाने के लिए यूपी में तब दो जो जिनकी कोई आइडियोलॉजी एक नहीं, दोस्ती कभी नहीं, हमेशा दुश्मनी रही, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, इन दोनों को लगा कि ये बेहतर मौका है। चूँकि इनका जो दोनों पार्टियों का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो दलित है, मुस्लिम है, तो इनको लगा कि अगर ये सब साथ आ जाएंगे तो सरकार बन सकती है। तो अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे सरकार की मंशा है, कुर्सी की चाह है। तो फिर राजनीति में कहते हैं कि कोई परमानेंट दोस्त दुश्मन भी नहीं होता और राजनीति में सही और गलत भी नहीं होता। और मुझे लगता है ये सही भी है कि ये जो लोग कहते हैं ये दोनों चीज़ें, ये फैक्ट है। तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच चुनाव में गठबंधन हो जाता है, उसके बाद चुनाव होता है। लेकिन इस गठबंधन के बावजूद किसी पार्टी को कोई बहुमत नहीं मिलता, मेजॉरिटी नहीं मिलती।
समाजवादी पार्टी को 100 कुछ सीटें मिलती हैं और बीएसपी को करीब 67 सीट्स, तो दोनों के मिलाकर भी 200 कुछ जो मेजोरिटी के लिए चाहिए था सरकार बनाने के लिए वो नहीं था। लेकिन ये सबसे बड़ा गठबंधन था, बाकी कुछ पार्टियों ने भी सपोर्ट किया और इस तरीके से सबसे बड़े दल के रूप में यही दोनों थे, एसपी और बीएसपी। तो इनकी गठबंधन की सरकार बन जाती है और चूंकि 100 से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी की थी और 67 सीटें ही मायावती की थी, तो तय होता है कि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव से पहले का गठबंधन था, लिहाजा मायावती मुलायम सिंह की सरकार को सपोर्ट करती हैं, लेकिन सरकार में शामिल नहीं होती, बट सरकार को सपोर्ट कर देती हैं। उसके बाद ये सरकार चलती है, 93 से 94 आ जाता है, 94 से 95 आ जाता है। बट चूँकि अब दो अलग अलग मिजाज के लोग एक साथ आए थे एक ही प्लेटफॉर्म पर, तो छिटपुट लड़ाई तो शुरू से ही चल रही थी, पावर को लेके, पार्टी को लेकर, मिनिस्टर को लेकर, काम को लेकर, बहुत सारी चीज़ें थी, नाराज़गी भी थी। तो ये लोग जो एक्सपर्ट है वो कह रहे थे कि ये सरकार 5 साल एक साथ चलेगी नहीं गठबंधन की, और बीच में कड़वाहट आ ही गई। इस बीच में 93 में ही नहीं, 94-95 आ जाता है। 95 की शुरुआत में ही अप्रैल मई में रिश्ते और ख़राब हो जाते हैं मुलायम सिंह और मायावती की पार्टी के बीच। तब यूपी के राज्यपाल हुआ करते थे मोतीलाल वोरा, और अब मायावती को ये था कि मुलायम सिंह की सरकार से गठबंधन तोड़ना है, और उधर बीजेपी जो है वो तैयार बैठी थी मायावती को सपोर्ट करके मायावती को सीएम बनाने के लिए। तो दिल्ली में बड़े जो लीडरशिप हैं टॉप, उनसे मुलाकात होती है। तब वाजपेयी जी थे, आडवाणी जी थे, और बीएसपी के जो बड़े नेता उस वक्त काशीराम भी थे। तो इन सब के बीच बातचीत होती है और फिर ये तय होता है, एक फार्मूला बनता है कि मायावती मुलायम सिंह यादव की पार्टी से अपना समर्थन वापस लेंगी, सपोर्ट वापस लेंगी, और बीजेपी जो है उन्हें अपना सपोर्ट करेगी और वो सीएम बनेंगी, सीएम की दावेदार वही होंगी। इस फार्मूले की भनक, और चूंकि रिश्ते ख़राब थे इत्तेफाक से, मुलायम सिंह यादव को लग जाती है, और मुलायम सिंह यादव तब मुख्यमंत्री थे। मई के महीने में ये सारी चीज़ें, डील, ये फार्मूला सब बन चुका था। इसके बाद मायावती, और तब काशीराम बीमार थे, हॉस्पिटल में भी एडमिट थे। मायावती इसके बाद दिल्ली से लखनऊ जाती हैं 2 लेटर लेकर। एक लेटर में लिखा होता है कि समाजवादी पार्टी सरकार से वो अपना समर्थन वापस ले रही हैं, और दूसरा लेटर था जो बीजेपी की तरफ से था कि हम मायावती को सपोर्ट करेंगे सरकार बनाने, मायावती मुख्यमंत्री होंगी। समझौता दिल्ली में होता है, लेकिन खबर लखनऊ तक पहुंच जाती है, मुलायम सिंह के कानों तक जाती है। उधर एसपी खेमे में हड़कंप मच जाता है। अब जाहिर सी बात है कि वो एसपी को मालूम था सरकार गिर रही है, तो किसी तरह जोड़ तोड़ बातचीत की कोशिश होती है, लेकिन मायावती पहले से ही मन बना चुकी थी, उन्होंने कहा आप सपोर्ट नहीं करेंगे। इस बीच में मुलायम सिंह और एसपी, ये तमाम जो लोग हैं उनके, ये सब बीएसपी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। 67 सीटें थी, 67, लेकिन एक वही था कि आप इसमें से कम 1/3 एमएलए अगर एक साथ नहीं टूटते हैं तो उन सब की सदस्यता रद्द हो जाएगी, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है शायद, जिसके तहत। लेकिन फिर भी एसपी कोशिश करती है, और एक जो बीएसपी के बड़े नेता थे राज बहादुर, वो 12 एमएलए बीएसपी के लेकर मुलायम सिंह के सपोर्ट में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ 12 थे, अब 67 एमएलए का 1/3, करीब 20 तिहाई 60, मतलब चाहिए होगा करीब 20-25 सीटें, और ये 12 थे। तो सरकार ये सपोर्ट कर नहीं सकते थे, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत ये फिर सारे अयोग्य ठहरा दिए जाते, और इनकी जो एमएलए थे वो एमएलए का इनका वो भी छिन जाता। तो और कोई रास्ता नहीं था, बातचीत के दरवाजे बंद हो चुके थे। सिर्फ 12 एमएलए जो है राज बहादुर के, वो बीएसपी से बागी होकर उधर पहुंच चुके थे, बाकी एमएलए की तलाश थी।
अब दिल्ली से मायावती जब लखनऊ पहुंचती हैं तो लखनऊ में वो मीरा रोड मार्ग पे स्टेट गेस्ट हाउस है यूपी सरकार का, अच्छा, बहुत अच्छे लोकेशन पे और अच्छा गेस्ट हाउस है। मैं उस गेस्ट हाउस में एक बार रुका हूँ सिर्फ, वो भी किसी इलेक्शन कवरेज में गया था और तब कहीं कोई भी होटल नहीं था, तो किसी एक ने साथ दिया था तो उसके साथ रुका था। तो उसी स्टेट गेस्ट हाउस के स्वीट नंबर 1 और 2 मायावती के लिए था। और मायावती चूँकि सरकार को सपोर्ट भी किया हुआ था उन्होंने और 67 एमएलए के साथ थी, तो वो अतिथि गृह में, राज्य अतिथि गृह में वो वहाँ पे थी। और उस दिन बाकायदा वो अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी, क्योंकि उनको गवर्नर को जाके लेटर देना था समर्थन वापसी का और दावा ठोकना था सरकार बनाने का। जो दूसरा लेटर था वो सरकार बनाने का दावा करने का था और उसमें बताना था कि मुझे ये पार्टी अब सपोर्ट करेगी और मैं बहुमत साबित कर दूंगी। तो उसके लिए सारे एमएलए को वहाँ इकट्ठा की हुई थी। फार्मूले की भनक लीक हो चुकी थी, मुलायम सिंह को जानकारी मिल चुकी थी। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह फिर अपने कुछ बाहुबलियों को इकट्ठा करते हैं, जो पूरी एक बात की इंक्वायरी रिपोर्ट है उसके आधार पर अब आपको बता रहा हूँ। और उनको किसी तरह कहा जाता है कि जाके उन एमएलए को तोड़ना है, पकड़ना है, लेकर आना है। और वो सारे एक झुंड जो है एसपी के समर्थकों का, जिसमें बाहुबली लीड कर रहे थे, वो स्टेट गेस्ट हाउस में जाते हैं और धावा बोल देते हैं। वहाँ मीटिंग चल रही थी, उसके बाद जितने भी एमएलए वेमएलए मिले उन्होंने उसको पकड़ पकड़ के सबको पीटना शुरू कर दिया, बाकायदा बीएसपी के विधायकों को। 5 विधायकों को, बाकी जिसको मौका मिला वो भागा गेस्ट हाउस से। 5 विधायक हाथ में आ गए, इनको गाड़ियों में डाला गया और सीधे सीएम ऑफिस ले जाया गया। उन सबसे कहा गया कि तुम ये पेपर पे साइन करो कि तुम मुलायम सिंह की सरकार को सपोर्ट करोगे। और ये अब उनकी डर से हालत ये थी कि बेचारे कई ने तो ब्लैंक पेपर पे ही साइन कर दिया। खैर, इधर बाकी उत्पात जारी था गेस्ट हाउस के अंदर। मायावती को तब तक शोर शराबे और हंगामे से पता चल गया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। फिर उनके लोगों ने बताया कि एसपी के कार्यकर्ता और बाहुबली जो है वो बहुत गुस्से में और सारा तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो आप अपने कमरे से बाहर बंद निकलिएगा, आपकी जान को खतरा है। तो मायावती ने 1 नंबर स्वीट में थी, अपना रूम अंदर से लॉक कर लिया। उनके साथ कुछ और उनके ख़ास लोग थे। दरवाज़ा वरवाज़ा पीटना शुरू हो गया। तो अंदर से जितने सोफ़े और बाकी चीज़ें थी, क्योंकि बाकायदा इतना ज़ोर ज़ोर से पीटा जाता, लग रहा था कि दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें दरवाजे के साथ लगाई गई ताकि दरवाज़ा खोलने में आसानी ना हो। और मायावती अंदर से लगातार पुलिस को, जिन को अपने तमाम फ़ोन कर रही हैं, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है। अब ये था कि बस कुछ भी हो सकता है, उनकी जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इससे पहले जब कुछ लोग थे तो मायावती जब घुसे थे और जब मीटिंग चल रही थी तो एसपी के कार्यकर्ताओं ने बाकायदा मायावती के साथ धक्का मुक्की की, गाली गलौज की, उनके कपड़े फाड़े और तभी उनके फिर समर्थक उनको किसी तरह वहाँ से घसीटते हुए, बचाते हुए लेकर 1 नंबर स्वीट के अंदर डाला उनको और दरवाज़ा बंद कर लिया। अगर वो हाथ लग जाती तो फिर आगे पता नहीं क्या क्या होता। तो खैर, दरवाज़ा इधर पीटा जा रहा, वो लगातार मदद के लिए सबको फ़ोन मिला रही हैं, पुलिस को, एसएसपी को, डीजी को। बट कहते हैं कि जब सीएम का ही सीधे आदेश है तो कौन मदद के लिए आगे आएगा। इस बीच में फिर गेस्ट हाउस की बिजली और पानी का वो लाइन काट दी जाती है, अंधेरा हो जाता है। वहाँ पे उस वक्त के एसएसपी ऑलरेडी मौजूद थे गेस्ट हाउस में, लेकिन चश्मदीदों के हवाले से कहा गया कि उन तक भी मैसेज था कि क्या हो रहा है, वो जानते थे, तो वो भी कुछ नहीं कर रहे थे। बल्कि ये कहा गया कि वो लगातार बस सिगरेट पीकर धुआं उड़ा रहे थे। जो उस गेस्ट हाउस के इंचार्ज थे वो भी वक्त कुछ नहीं हेल्प कर रहे थे, ना किसी से मांग रहे थे। लेकिन वहाँ पे 2 पुलिस अफसर थे जो चूँकि मीटिंग चल रही थी और सुरक्षा में हमेशा होती है। एक वीआईपी पुलिस के एसएचओ हुआ करते थे, वो मौजूद थे, और एक, चूँकि ये गेस्ट हाउस हजरतगंज थाने के तहत आता तो वहाँ के एसएचओ वहाँ पे मौजूद थे। जाहिर सी बात है कि ऊपर से हुक्म इन तक भी आया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा और क्या होने वाला है और आप कुछ नहीं करोगे। लेकिन इन दोनों ने अपने फ़र्ज़ को निभाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। हजरतगंज के एसएचओ जो तबके थे और वीआईपी थाने के एसएचओ, वीआईपी के जो एसएचओ थे, इन लोगों ने ऊपरी आदेश को अनसुना किया। इनको लगा कि यहाँ पे कुछ भी बड़ा क्राइम हो सकता है, तो उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाते हुए
बाकायदा एसपी के जो बाहुबली और कार्यकर्ता थे उनको धकेलना शुरू किया, उनको भगाना शुरू किया। उनका देखी देखी कुछ और नीचे के पुलिस वालों ने भी मदद करनी शुरू की। इस बीच ये मैं मैसेज भी भिजवाया कि मायावती को कि मैडम आप दरवाज़ा तब तक मत खोलेगा जब तक हम लोग ना कहें। उन्होंने बताया हम पुलिस वाले हैं। ये इधर भीड़ बढ़ती जा रही थी, मदद मिल नहीं रही थी। तभी कहते हैं कि एक उस वक्त बीजेपी के बहुत पावरफुल नेता थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी। तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो हैं वो मायावती को अपनी बहन मानते थे और मायावती उनको भाई मानती थी। और ये जो हैं ये फर्रुखाबाद से के थे और फर्रुखाबाद से ही चुनाव लड़ते थे। तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी को जब ये बात पता चली तो वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने जाकर मायावती को बचाने की कोशिश की। इस बीच में जब ये हंगामा हो रहा था तो ये बात मीडिया तक भी पहुँच गई और मीडिया के लोग भी स्टेट गेस्ट हाउस के गेट पे खड़े हो गए। एसपी के कार्यकर्ताओं ने, बाहुबलियों ने मीडिया को वहाँ से भगाने की कोशिश की क्योंकि उन्हें लगा कि इससे सारी पोल खुल जाएगी। तब 1995 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का असर बहुत कम था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी भी नहीं। एक जी न्यूज़ हुआ करता था, एक शायद एनडीटीवी और एक आध कोई चैनल था। बाकी इतने उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना ज़्यादा मतलब घर घर नहीं था, प्रिंट ही सब कुछ था, अखबार। लेकिन अब मीडिया के लोग खड़े हुए थे तो वो थोड़े डरे भी, घबराए भी और मीडिया के लोगों को पता चल गया था क्या हो रहा है। तो अब ये लगा कि अगर इनके सामने सब कुछ होगा तो कल को सारे फंसेंगे। तो कई तो ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने गेट पे खड़े होकर उन उपद्रवियों को, उन बाहुबलियों को अंदर जाने से भी रोका। एक तरह से उन्होंने मायावती की जान बचाई। इधर ब्रह्मदत्त द्विवेदी भी वो लाठी अच्छा चलाते थे तो उनको कहीं से डंडा मिला, वो डंडे के बल पे उन्होंने बहुत सारे लोगों से अकेले लड़ाई लड़ी और उनको भगाया, खदेड़ा। इस बीच में ये बात फिर लखनऊ के डीएम तक पहुंची। डीएम वहाँ से पहुँचे। डीएम के साथ साथ फिर ये गवर्नर हाउस तक बात पहुंची। मोतीलाल वोरा गवर्नर थे। अच्छा, आगे क्या होना ये मोतीलाल वोरा को मालूम था कि ये समर्थन वापसी के बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तख्ता कैसे पलट होगा। तो उन्होंने फ़ौरन अपने पावर का इस्तेमाल किया, पुलिस को अलर्ट किया, फिर फोर्स भेजी। तो इन सारी चीज़ों में बहुत लेट हो गया था, रात हो गई थी, लेकिन खैर पुलिस सब आई। और उसके बाद इधर दो ये एसएचओ अपनी जान पे लगे हुए थे, ये ब्रह्मदत्त द्विवेदी उधर। धीरे धीरे करके इन्होंने सबको खदेड़ना शुरू किया और उसके बाद एक एक कर जिसको पकड़ सके पकड़ा, जिसको मार के भगा सके भगाया। तो कई घंटे की मशक्क़त के बाद वो सारे वहाँ से भागे। अब पुलिस ने जो है ईमानदारी से काम किया उसके बाद और गेस्ट हाउस पे फिर अपना कब्ज़ा किया। आखिर में फिर लोग जाते हैं स्वीट नंबर 1 के बाहर से आवाज़ देते हैं मायावती को कि मैडम अब सब कुछ कूल है, पीस है, सब चले गए हैं, आप दरवाज़ा खोलिए, बाहर आइए। लेकिन कहते हैं उसके बावजूद भी कई मिनट तक मायावती ने दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि उन्हें लगा कि ये साजिश है, दरवाज़ा खोलते उन्हें मार दिया जाएगा। खैर जब बाद में फिर दरवाजे के बाहर से फिर फ़ोन से बातचीत होती है और जब भरोसा दिलाया जाता है, फिर उन्हें अपनी भरोसेमंद आवाज़ सुनाई जाती है, तब मायावती दरवाज़ा खोलती हैं। उसके बाद पुलिस उनको अपनी कस्टडी में सुरक्षित ले जाती है और इस तरीके से मायावती की जान बचती है। वरना जो हालात थे उसमें यह था कि शायद उस दिन कुछ भी हो सकता था मायावती के साथ। इस कांड ने मायावती को इतना ज़्यादा डरा दिया, इतना ज़्यादा गुस्सा दिला दिया कि उसके बाद फिर हमेशा उनकी मुलायम सिंह के साथ कभी रिश्ते अच्छे नहीं हुए। अगले दिन 3 जून 1995 को उन्होंने वो लेटर दिया राज्यपाल मोतीलाल वोरा को, गवर्नर को, समर्थन वापसी का और साथ में सरकार बनाने का दावा ठोका। गवर्नर ने फ़ौरन दोनों लेटर एक्सेप्ट किए और 3 जून 1995 को ही मायावती को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री बनने के बाद मायावती ने बहुत सारे फैसले लिए। एक, उन्होंने जो ऑर्डर पास किया इस गेस्ट हाउस कांड की जांच के लिए, और इसके लिए उन्होंने बाकायदा जो सीनियर आईएएस अफसर थे रमेश चंद्रा यूपी के, उनकी लीडरशिप में, उनकी नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई बाद में जांच के, जब उन्होंने ऑर्डर दिए। और रमेश चंद्रा कमेटी ने फिर इसमें अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में मुलायम सिंह यादव समेत कुल 74 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया।
इन 74 लोगों को मुलायम सिंह समेत दोषी पाया गया, दोषी करार दिया गया इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में। इसके बाद वो दिन है और आज का दिन है, 95 से लेके ये 18 है, 18 और 5 23 साल। मुलायम सिंह के लिए वो जो गुस्सा है वो मायावती के दिल से कभी नहीं निकला, कभी नहीं गया। थोड़ी सी तब्दीली अब हाल में जब देखने को मिली, जब अभी बाई इलेक्शन हुए थे जिसमें मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव जो यूपी के एक्स सीएम भी हैं, उनके साथ उन्होंने 3 जगह पे एसपी और बीएसपी ने एक साथ चुनाव लड़ा, तीनों जगह पे जीते भी वो। और अब ये भी कह रहे हैं कि शायद आगे भी ऐसा गठबंधन हो, लेकिन इसके पीछे भी कहते हैं कि अगर मुलायम सिंह डायरेक्ट अभी भी एसपी का कमान संभाल रहे होते और वही सबसे सर्वे सर्वा तब फ्रंट के ही लीडर होते तो शायद मायावती कभी समझौता नहीं कर सकती। और इसकी वजह यही है, वो गेस्ट हाउस कांड जिसको मायावती न कभी भूल पाई और शायद न कभी भूलेंगी। और इसके बाद जो एक चीज़ और हुई, जो ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे जिन्होंने मायावती को उस रात जाकर बचाया, जबकि वो बीजेपी के थे लेकिन इनके रिश्ते शुरू से भाई बहन के थे। 1 साल के बाद ही ब्रह्मदत्त द्विवेदी की फर्रुखाबाद में उनके घर के करीब ही गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। और उनकी हत्या के लिए एक वहाँ के एक दबंग नेता हैं विजय सिंह, उनके ऊपर गया कि इन्होंने हत्या करवाई है, और फिर विजय सिंह को गिरफ्तार भी किया गया। 1997 में इनका ब्रह्मदत्त द्विवेदी की घर के नज़दीक ही गोली मार के हत्या कर दी गई थी। फिर लोअर कोर्ट ने 2003 में ब्रह्मदत्त द्विवेदी के मर्डर के लिए विजय सिंह को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सज़ा दे दी। लेकिन विजय सिंह इसके खिलाफ हाई कोर्ट पहुँचे, लखनऊ बेंच हाई कोर्ट में उन्होंने इस फैसले के खिलाफ स्टे लिया, कोर्ट ने स्टे दे दिया और उसके बाद से अभी तक ये मामला हाई कोर्ट से आगे बढ़ा नहीं है, अभी भी ऐसे ही है। बल्कि जिनको उम्र कैद की सज़ा मिली थी विजय सिंह को, वो बाकायदा फिर चुनाव लड़ते हैं, फिर विधायक भी बनते हैं। 2003 के बाद की मैं बात बता रहा हूँ, जब लोअर कोर्ट का फैसला आया था। चूँकि हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था इसलिए चुनाव लड़ने पे भी रोक नहीं थी। और अभी जो चुनाव हुआ जिसमें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, उस चुनाव में भी वो खड़े हुए विजय सिंह जिनको उम्र कैद की सज़ा मिली थी। तो ये थी पूरी कहानी लखनऊ गेस्ट हाउस कांड की। और इसमें ये भी कहते हैं कि मायावती ने खुद ये कई बार कहा है कि उनकी जान बचाने में जैसे ब्रह्मदत्त द्विवेदी का जिक्र किया, साथ ही वो मीडिया और पत्रकारों को भी बहुत धन्यवाद देती हैं और कहती हैं कि उनकी वजह से मैं हूँ। इससे जुड़ा हुआ एक किस्सा ये भी कि एक दिन एक लखनऊ में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मीडिया के लोग बैठे हुए थे, और उसके बाद जैसे ही वो अंदर आती हैं और तो मायावती के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरली चाय और ड्राई फ्रूट दी जाती है, उसमें काजू ख़ास तौर पर उनका फेवरेट है शायद। तो जो लखनऊ यूपी के जर्नलिस्ट हैं जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वो एक ट्रे में लेके उनका वो घूमता है स्टाफ, और लोग उसमें से उठा उठा कर खाते हैं, कुछ लोग मुट्ठी में रख लेते हैं यूपी के। तो ऐसे ही एक पत्रकार थे जो ड्राई फ्रूट उठा के हाथ में मुट्ठी में लेकर बैठे हुए थे। अचानक मायावती आती हैं, कुर्सी पे देखती हैं, उसके बाद वो कुछ सवाल पूछता है, मायावती भड़क जाती हैं। उसके बाद कहती हैं कि तुम जो है अपने स्टाइल में बोलती हैं कि मेरे खिलाफ फालतू फालतू और झूठी खबरें छाप रहे हो, तुमको देख लूँगी, तुम्हारा ये कर दूँगी वो कर दूँगी। और वो तू तड़ाक करके उस पत्रकार से बात कर रही होती हैं, तो वो थोड़ा सा पकाता, फिर कहता आप किस लैंग्वेज में बात कर रही हैं, तो उस पर और भड़क जाती हैं, कहती मैं तुझे बताती हूँ। सारे मीडिया वाले सुन रहे थे। अचानक एक बहुत ही जो सीनियर मेंबर थे उस मीडिया के वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर के काफ़ी सालों से जिनका एक्सपीरियंस था, वो खड़े होते हैं और फिर वो मायावती से कहते हैं कि आपके ये बोलने का तरीका ठीक नहीं है। अगर आपको उसकी खबर से कोई एतराज़ है, कोई शिकायत है झूठी है, तो आप उसको एडिटर से शिकायत कीजिए। अगर वहाँ से भी आपकी बात नहीं बनती है तो प्रेस काउंसिल में जाइए, एडिटर्स गिल्ड में जाइए। लेकिन आप किसी तरह अपने यहाँ बुलाकर किसी पत्रकार को बेइज्जत करने का आपको हक़ नहीं है। और फिर अच्छा, मायावती को इस तरह से बोलना अपने आप में ही वहाँ बड़ी बात मानी जाती है। वो रुके नहीं, उन्होंने फिर ये कहा कि आज आप जिन पत्रकारों को यहाँ बुला के बेइज्जत कर रही हैं, आप भूलिए मत कि आज अगर आप यहाँ बैठ के मीडिया को ब्रीफ कर रही हैं तो इसकी वजह भी ये है कि ये वही मीडिया है जिसने आपकी जान बचाई। अगर उस दिन गेस्ट हाउस कांड जिस दिन हुआ, और उन्होंने ये कहा बाकायदा कि मैं भी उस गेट पे खड़ा हुआ था और हम लोगों ने गेट पे रोका कई लोगों को अंदर जाने से,
और उस मीडिया को देख के भी वो दूसरे जो सपा के कार्यकर्ता थे वो डरे, और अगर हम लोग ना होते दीवार बन के तो शायद आज आप यहाँ इस तरह बैठ के बात भी ना कर रही थी, और मीडिया को खैर हड़काने की तो हिम्मत ही नहीं थी, लेकिन आप वो दिन भूल गई। शायद मायावती ये जानती थी, जो पत्रकार ये कहानी सुना रहा था, कि हाँ उसने भी उस दिन गेस्ट हाउस के उस गेट पे मौजूद था और उसने भी जान बचाने में मदद की, क्योंकि खबर तो मिल जाती है। तो उन्हें एहसास था और इस बात का ये सच्चाई थी। तो इसके बाद कहते हैं कि मायावती बिल्कुल नॉर्मल हो गई और बाकायदा उन्होंने सॉरी बोला, माफ़ी मांगी कि उन्होंने जो भी अभी कहा वो गलत था, और मैं कभी नहीं भूलूंगी कि मीडिया ने मेरी जान बचाने में बहुत मदद की है। तो ये एक उसका दूसरा पहलू था उस कहानी का। तो लखनऊ गेस्ट हाउस कांड इसी वजह से जाना जाता है कि कैसे कुर्सी जाने के बाद एक पार्टी जिसने समर्थन वापस लिया, उसकी जान उसकी इज्जत लेने के लिए लोगों को भेजा, और बस नसीब था जो कुछ अनहोनी नहीं हुई, वरना कुछ भी हो सकता था। तो ये थी कहानी। जो भी जैसा भी लगे आपको ज़रूर बताइएगा, अपने मेल्स